नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बीजेपी से निष्कासित हो चुकी है नुपुर शर्मा और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि नुपुर शर्मा पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको बता रहा है, नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मतलब नुपुर शर्मा गिरफ्तार की जा सकती है। नुपुर शर्मा पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नुपुर शर्मा पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप है। कुल 3 धाराएं जिसके तहत एफआईआर दर्ज हुई है नुपुर शर्मा पर। हैरानी की बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान वाले मामले में दिल्ली पुलिस ही नुपुर शर्मा को सुरक्षा भी दे रही है और नुपुर शर्मा पर एफआईआर भी जो अब दर्ज कर ली गई है और लटक रही है नुपुर पर गिरफ्तारी की तलवार। शर्मा को गिरफ्तार करो। गुस्ताखी बंद करो। क्या नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर नुपुर शर्मा पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है? ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ अब करीब 2 हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और हेट है जो पब्लिक फोरम में लाया गया है, उसके अंतर्गत की गई हैं। नुपुर शर्मा है, उनका है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी से निलंबित की गई नुपुर शर्मा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नुपुर के खिलाफ ये एफआईआर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के भारत दौरे के दौरान हुई है। कल ही उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक ईरानी दूतावास ने दावा किया है कि विदेश मंत्री की एनएसए डोभाल से पैगंबर विवाद पर बात हुई। ईरानी दूतावास के मुताबिक एनएसए डोभाल ने भरोसा दिया कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री और एनएसए डोभाल की मुलाकात के बाद जारी आधिकारिक बयान में ऐसे किसी संवाद का जिक्र नहीं है। लेकिन एफआईआर सिर्फ नुपुर शर्मा के खिलाफ ही नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा का नाम शामिल है, जबकि दूसरी एफआईआर में नुपुर के अलावा 32 और लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें प्रमुख नाम है असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी से निष्कासित नवीन जिंदल, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान, लेखिका सबा नकवी और हिंदूवादी नेता यति नरसिंहानंद। तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी दूसरी एफआईआर में दर्ज है। उन पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक फोरम के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहे थे जिसमें लग रहा था कि इससे रिलीजियस हेट्रेडनेस और एक पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। अपने खिलाफ एफआईआर होने पर ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैंने पहली बार ऐसी एफआईआर देखी जिसमें अपराध का जिक्र नहीं। दिल्ली पुलिस में यति, नुपुर और नवीन के खिलाफ केस करने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से कार्रवाई में देरी और ढुलमुल रवैया अपनाया है। नुपुर और ओवैसी समेत सभी लोगों पर आईपीसी की 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी 153 यानी दंगे के लिए उकसाने का काम, आईपीसी 295 यानी दूसरे धर्म का अपमान करना, आईपीसी 505 यानी 2 समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना। तो भड़काऊ बयान, एफआईआर और अब घमासान, इस सब के बीच नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में घमासान मचा हुआ है और इस बयान से भारत के दुश्मन देश हिंदुस्तान की मोदी सरकार की छवि खराब करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। आज विदेश मंत्रालय ने इस पर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया, विवादित बयान सरकार का बयान नहीं है, ये नेताओं के निजी बयान है। सरकार ने विवादित बयान देने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। कुल मिलाकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ। जो बयान दिया गया, सरकार उससे सहमत नहीं, उस बयान से सरकार का कोई लेना देना नहीं, वो बयान सरकार का नहीं और जिन इंडिविजुअल्स ने बयान दिया उन पर एक्शन हुआ। ये हमने इसमें क्लियरली कहा है कि ये व्यूज जो हैं ये डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे क्या कहूं, इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि
कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है, ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे इंटरलोक्यूटर्स को भी बताया था और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो विवादित बयान नुपुर शर्मा का, जिसकी वजह से अब भारत सरकार को इस तरीके की सफाई एक तरीके से देनी पड़ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं वरुण जैन से, एफआईआर दर्ज हो गई है और जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है वरुण, नुपुर शर्मा पर क्या माना जा रहा है, क्या गिरफ्तारी मुमकिन है? अगर हां तो कब तक? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उनमें कुछ बेलेबल है और कुछ नॉन बेलेबल सेक्शन है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब उनकी जो जांच है वो शुरू हो गई है। सबसे पहला दिल्ली पुलिस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर हो और जो दूसरे प्लेटफॉर्म हो, उनको नोटिस जारी कर इनके बारे में जानकारी हासिल कर रही है कि ये कौन लोग थे, इनका क्या बैकग्राउंड है। कहीं ना कहीं ये औपचारिकताएँ हैं इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं ये उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से। उनके बाद अब उनको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देकर उनको पूछताछ के लिए शामिल किया जाएगा। सब जानते हैं सोशल मीडिया पर उनके बयान भी है, उनके वो कमेंट्स भी है, उनके वो पोस्ट भी है। कहीं ना कहीं एविडेंस जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं आरोपियों पे, और जैसे ही पुलिस की तफ्तीश बढ़ेगी, जिस धाराओं में मामला दर्ज हुआ उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और अगर कुछ बेलेबल और कुछ नॉन बेलेबल धाराएं हैं इसके अंदर, तो जब गिरफ्तारी होगी तब थाने से जमानत मिलना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं पुलिस भी काफी सख्त है इस मामले में। यही वजह है कि सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं, नुपुर शर्मा पर अलग एफआईआर है और बाकी जितने लोग हैं उन पर अलग एफआईआर, मतलब एक एफआईआर अकेले नुपुर शर्मा पर। क्लैरिटी। बिल्कुल जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था उसके बाद से ही पुलिस सख्त हुई थी और उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखनी शुरू कर दी थी जो इस तरह के भड़काऊ भाषण या विवादित बयान दे रहे थे, जिससे कि समाज के अंदर घृणा पैदा हो। इसलिए नुपुर के बयान पर तो एक अलग एफआईआर दर्ज हुई है, उसके अलावा 32 लोगों पर एक अलग एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें ओवैसी का भी नाम शामिल है। बहुत धन्यवाद आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल 2 एफआईआर, एक सिर्फ नुपुर पर और बाकी 32 अन्य पर, जिसमें नवीन जिंदल से लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद समेत तमाम और नाम है। अच्छा, नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, इसके बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने, और इसी को लेकर सवाल सी वोटर ने अपने सर्वे में जो पूछा कि पक्ष विपक्ष के आमने सामने आने से क्या माहौल खराब हो रहा है, और आप देख लीजिए 48% लोगों का मानना है कि हां माहौल खराब हो रहा है। 24% ना में जवाब दे रहे हैं, 28% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा आंकड़ा 48% उन लोगों का जिनको लगता है कि हां नुपुर शर्मा का विवादित बयान, उस पर आमने सामने जिस तरीके से पक्ष विपक्ष, उसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। अब नुपुर शर्मा को बीजेपी पार्टी से सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन उनके बयान पर अब तक हंगामा बरपा हुआ है और आज भी नुपुर शर्मा के समर्थन में भी, नुपुर शर्मा के विरोध में भी जगह जगह किस तरीके से सियासत गरमाई रही, किस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन हुए, जरा रिपोर्ट देखिए आप। सूरत की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद भवन तक भाजपचा प्रवक्ता म्हणजे देशाचा प्रवक्ता होऊ शकत नाही, भाजपची भूमिका ही देशाची भूमिका होऊ शकत नाही। महाराष्ट्र के सियासी जमघट से नुपुर शर्मा का यह अपराध माफी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। गुरुग्राम में 1 करोड़ रुपए के इनाम की मुनादी तक नुपुर शर्मा पर संग्राम जारी है। जो नुपुर कभी अपने तीखे हमले और हाजिर जवाबी से विरोधियों की बोलती बंद कर देती थी, वही नुपुर अपने ही बयान से विवादों के फेर में है। एक तरफ समर्थन में प्रदर्शन, दूसरी तरफ विरोध का बवंडर। देश ही नहीं, दुनिया में बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। सड़कों पर बिखरे इन पोस्टर्स में नुपुर शर्मा की तस्वीर है, जिन पर क्रॉस और जूते के निशान हैं। पोस्टर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग दोहराई गई। पोस्टर किसने छपवाए, इसका खुलासा नहीं हुआ। विवादित बयान पर नुपुर माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस ले चुकी है। बीजेपी नुपुर को पार्टी से सस्पेंड और प्रवक्ता पद से निलंबित कर चुकी है। लेकिन टीवी से शुरू हुआ ये विवाद अब सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक में इसे लेकर चर्चा खूब है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुपुर के बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट, अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं, माफी मागायला लावली। कोणामुळे ही परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? गुन्हा केलाय तो भाजपाने केलेला आहे, गुन्हा केलाय तो भाजपाच्या 3 प्रवक्त्यांनी केलेला आहे।
भाजपचा प्रवक्ता म्हणजे देशाचा प्रवक्ता होऊ शकत नाही, भाजपची भूमिका ही देशाची भूमिका होऊ शकत नाही। नूपुर को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के तेवर भी तल्ख हैं। गिरफ्तारी से कम उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं। इस मांग के साथ आज ओवैसी की पार्टी जंतर मंतर पर धरना देने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद एआईएमआईएम के कार्यकर्ता संसद मार्ग थाने के सामने पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से पहले ही हिरासत में ले लिया। वहीं गुरुग्राम में भीम सेना ने नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की। नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले के लिए 1 करोड़ इनाम की मुनादी की गई। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। नुपुर शर्मा का यह अपराध माफी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। नुपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करते हैं। सवाल ये कि ऐसे खुलेआम मुनादी करने वालों पर पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? एक तरफ गिरफ्तारी की मांग पर विरोधियों की आवाज बुलंद है, दूसरी तरफ नुपुर के समर्थन में कई संगठन और लोग खड़े हैं। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां हिंदू संगठनों ने मार्च निकालकर नुपुर शर्मा को समर्थन दिया। और नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जिस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है, उसको लेकर एक बड़ा तबका देश का जो ये कह रहा है कि साहब करे बीजेपी तो भरे भारत क्यों। इसी को लेकर सी वोटर का सर्वे, और वो सर्वे उद्धव ठाकरे ने जो बात कही कि बीजेपी नेता की गलती के लिए देश क्यों माफी मांगे, आप इस बयान से सहमत या नहीं? और लीजिए 43% लोग जो हैं वो इस बयान से सहमत हैं, हाँ में जवाब दे रहे हैं। 36% ने ना में जवाब दिया है, 21% कह रहे हैं पता नहीं। तो कुल मिलाकर किस तरीके से नुपुर शर्मा का विवादित बयान और उस पर घमासान थमने की बजाय लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच नुपुर शर्मा जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निकाले गए नवीन जिंदल को अब महाराष्ट्र पुलिस ने तलब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भिवंडी पुलिस ने 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है नवीन जिंदल को। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख रह चुके हैं नवीन जिंदल। भिवंडी पुलिस ने समन भेजा है। 15 जून तारीख तय की गई है जब पूछताछ के लिए भिवंडी पुलिस ने बुलाया है नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल के खिलाफ भिवंडी में 4 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। वरुण जैन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, भिवंडी पुलिस ने 15 जून को समन किया है और दिल्ली में भी नवीन जिंदल पर एफआईआर हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए क्या? देखिए बिल्कुल मुमकिन है। भिवंडी पुलिस ने किस तरह का नोटिस दिया है वो पुलिस के संज्ञान में नहीं है। पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब मिलते हैं वो तुरंत नोटिस जारी कर देगी। अगर किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो उस समय ये देखा जाएगा कि जो नवीन जिंदल है वो दिल्ली पुलिस को क्या जवाब देते हैं या फिर वो भिवंडी पुलिस को ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अभी दिल्ली पुलिस अपने एफआईआर दर्ज कर अपना जो जाँच का जो दायरा है उसको आगे आएगी और उसमें आगे बढ़ेगी और उसके बाद जल्द ही जो नवीन जिंदल है उनको नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। ये समय तय करेगा कि क्या डेट क्लैश करती है, किस तरह का जो जवाब है वो नवीन जिंदल की तरफ से दिया जाता है। ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा, आप बता रहे हैं कि वो यही रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। एफआईआर दर्ज हो गई है और अब पूछताछ के लिए आगे पुलिस की तरफ से बुलाया जाएगा, ऐसा मुमकिन माना जा रहा है। वहीं नुपुर शर्मा वाला विवाद जो है वो तो चल ही रहा है और इसके बीच हनुमान चालीसा, इस विवाद की वापसी हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है ना नवनीत राणा में तो फिर कश्मीर जाएं, कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। एबीपी न्यूज से बातचीत आज नवनीत राणा ने की और उन्होंने उद्धव की चुनौती को हमसे जब वो बातचीत कर रही थी तो खुले मन से स्वीकार किया है। जाना हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढ़ा जा। औरंगाबाद की रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यूं तो बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमलावर थे, लेकिन लगे हाथ उन्होंने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भी चैलेंज दे दिया। जाना हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढ़ा जा। नवनीत राणा उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद गिरफ्तार की गई थी। जमानत पर छूटने के बाद अब वो फिर से उद्धव सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नवनीत राणा ने कहा उद्धव की चुनौती कबूल है। अगर कोई मुझे आह्वान देता है तो उसे मैं खुले तरीके से उद्धव ठाकरे जी का आह्वान ये स्वीकारती हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। कश्मीर ये हमारे भारत देश का एक अंग है
और वहाँ जाकर अगर मुझे कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊंगी और वहाँ पर भी हनुमान चालीसा का वाचन पाठ में ज़रूर करूंगी। उद्धव महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के मुखिया हैं, जबकि नवनीत राणा अमरावती के निर्दलीय सांसद हैं। नवनीत राणा ने उद्धव को भी चुनौती दे डाली कि वो कब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़िए। मैं तो आह्वान उद्धव ठाकरे जी का स्वीकारती हूँ, पर उन्हें भी एक प्रश्न विचारती हूँ कि आप जिसका नारा देते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र में अगर हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकती हूँ, जिसकी मैं महाराष्ट्र की बेटी रहकर, तो आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? आप कब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? पहले उद्धव ठाकरे जी ने बताइए। पिछले कुछ दिनों से हनुमान चालीसा का विवाद ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन उद्धव के चैलेंज ने उसे फिर से गरमा दिया है। तो 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं जरा राज्यसभा चुनाव की। यूं तो राज्यसभा की जो खाली हुई ज्यादातर सीटें हैं वहां निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंच फंसा हुआ है। और ये 4 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है। इन 4 राज्यों की 16 सीटों पर कल मतलब 10 जून को वोटिंग होनी है। 3 राज्यों में तो मामला इतना उलझा हुआ है कि इन सभी दलों को अपने विधायकों की रिजॉर्ट में, होटल्स में बाड़ेबंदी करनी पड़ी है। ऐसे में ये राज्यसभा चुनाव कितना महंगा पड़ रहा है, इस पर रिपोर्ट देखिए। इतना आलीशान रिजॉर्ट की आम लोग यहां जाने या ठहरने के बारे में सोच भी नहीं पाए, क्योंकि इसका लुत्फ उठाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से भयभीत कांग्रेस ने राजस्थान के अपने विधायकों को इस आलीशान जगह में रखा, वो भी 1 हफ्ते तक। ये जगह है उदयपुर का ताज अरावली रिजॉर्ट। ताज अरावली रिजॉर्ट के प्रीमियम स्वीट के एक दिन का किराया 18,700 रुपए है। इस हिसाब से 108 विधायकों के एक दिन के ठहरने का खर्च आया होगा करीब 20,19,000 रुपए। यानी कांग्रेस के विधायकों पर 7 दिन का कुल खर्च आया 1,41,00,000 रुपए। इस खर्च में चार्टर विमान का वो खर्च शामिल नहीं है जो विधायकों को लाने और ले जाने में लगा। हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग, जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएगी। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों की उदयपुर में तो बीजेपी विधायकों की जयपुर के लग्जरी होटल देवी रतन में बाड़ेबंदी रही, जहां योग करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई। श्वास छोड़ते हुए नीचे। देवी रतन होटल में बीजेपी के 71 विधायकों के लिए कमरे बुक किए गए हैं। देवी रतन होटल में एक कमरे का किराया 11,000 रुपए रोजाना है। यानी बीजेपी विधायकों को 3 दिन के लिए ठहराने का खर्च आया 23,43,000 रुपए। विधायकों के पाला बदलने का डर महाराष्ट्र में सभी में दिखा, लिहाजा शिवसेना, एनसीपी, बीजेपी सभी ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया। शिवसेना के विधायकों को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रखा गया। शिवसेना ने ट्राइडेंट होटल में 4 दिन के लिए 70 कमरे बुक किए। ट्राइडेंट में एक कमरे का एक दिन का किराया लगभग 16,000 रुपए है। इस तरह 4 दिन का करीब 44,80,000 रुपए का खर्च आया। जो महाविकास आघाड़ी के जो चारों जो कैंडिडेट है उसकी जीत निश्चित है, कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी विधायकों का अड्डा था रेनेसांस होटल। कांग्रेस और एनसीपी ने रेनेसांस में 3 दिन के लिए 120 कमरे बुक करवाए। रेनेसांस होटल में एक कमरे का एक दिन का किराया 16,000 रुपए है। इस हिसाब से 3 दिन का खर्च आया 57,60,000 रुपए।
क्रॉस वोटिंग का डर बीजेपी को भी है। इसलिए बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में भेजा। बीजेपी ने ताज प्रेसिडेंट होटल में 2 दिन के लिए 120 कमरे बुक करवाए। ताज प्रेसिडेंट होटल में एक दिन का किराया 14,000 रुपए के करीब है। इस तरह बीजेपी विधायकों को ठहराने का खर्च आया 33,60,000 रुपए। विधायकों को इधर से उधर करने की शुरुआत हरियाणा से हुई, जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में भेजा। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के लिए 45 कमरे बुक थे। मेफेयर रिजॉर्ट में एक कमरे का एक दिन का किराया 5,000 रुपए है। मेफेयर में हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायकों समेत 35 नेता ठहरे। हरियाणा के विधायकों के 7 दिनों के ठहरने का कुल खर्च करीब 15,75,000 रुपए आया। ये रायपुर के रिजॉर्ट में सिर्फ ठहरने का खर्च है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक स्पेशल विमान से रायपुर भेजे गए थे और स्पेशल चार्टर विमान से ही उन्हें वापस चंडीगढ़ लाया जा रहा है। वो खर्च अलग है। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। इस वक्त एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। मनी लॉन्ड्रिंग मामला जिसमें गिरफ्तार हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। उन्हीं से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह आ रही है कि ईडी अब सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ उन्हीं के करीबी बयान दे सकते हैं। रिश्वतखोरी के आरोप में बयान दे रहे हैं करीबी सत्येंद्र जैन के खिलाफ। ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ईडी सूत्र ये दावा कर रहे हैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ उनके करीबी रिश्वतखोरी के मामले में बयान देने के लिए तैयार हैं। ईडी उनके सहयोगियों से इसलिए बयान लिखवा रही है कि कहीं बाद में वो पलट ना जाएं। और अब आगे ईडी उन्हें और उनके सहयोगियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में है। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं ओम प्रकाश तिवारी से। ओम प्रकाश, अभी तक सत्येंद्र जैन की तरफ से जो सबसे बड़ी सफाई दी जा रही थी वो यही कहा जा रहा था कि उनके घर से कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर उन्हीं के करीबी उन्हीं के खिलाफ आकर गवाही देते हैं तो मतलब मुश्किल में सत्येंद्र जैन। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक इस मामले में जो सत्येंद्र जैन के 7 सहयोगी हैं जिनका नाम एफआईआर में भी शामिल है और जिनके घर में पिछले दिनों छापेमारी के दौरान सोना और नकदी बरामद हुआ था, वैभव जैन जो उनके साथ कंपनी में डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि शेल कंपनियों को दिए जाने के बाबत जो नगद पैसा दिया गया था वो पैसा जैन ने ही दिया था, सत्येंद्र जैन ने ही वो पैसा दिया था। इसी तरह से उनके दूसरे साझेदार राजेंद्र सिंघल ईडी दस्तावेजों के मुताबिक उसने भी अपने बयानों में कहा है कि शेल कंपनियों को किस तरह से पैसा दिया जाना था। ये उनके सीए के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में खुद सत्येंद्र जैन मौजूद थे और बैठक में स्पष्ट तौर पर बताया था कि पैसा किस किस तरह से दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हैं जो ईडी के सामने हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इन स्टेटमेंट को लेकर सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रोमाना, बिल्कुल स्टेटमेंट सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए दस्तावेज भी सामने होंगे? इसको लेकर अभी भी एक सवालिया निशान लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर सत्येंद्र जैन यहां से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं और आज ही अदालत ने ईडी की रिमांड में 13 जून तक और भेज दिया है सत्येंद्र जैन को। ईडी ने रेड भी किया था सर आपके घर पे। सर सोना मिलने की बात भी कही जा रही है आपके सहयोगियों से। झूठ बोले कोई मेरा सहयोगी नहीं। कोर्ट में पेशी के लिए जाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भले ही बार बार खुद को बेकसूर बता रहे हों, कह रहे हों कि उनका कोई सहयोगी नहीं है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और कोर्ट जैन की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि सत्येंद्र जैन की हिरासत 13 जून तक के लिए बढ़ा दी गई। ईडी का दावा है कि जैन के घर से 2 लॉकर की चाबियां मिली। इतना ही नहीं, जैन के सहयोगी वैभव जैन समेत 3 और सहयोगियों के घर से 2 करोड़ 85 लाख की नकदी और 1 किलो 800 ग्राम सोना 2 दिन पहले ही बरामद हुआ। ईडी सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के दौरान अब जैन के सहयोगी ही उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। जैन के सहयोगी वैभव जैन ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा कि कोलकाता की कंपनियों को जो कैश भेजा गया था वो सत्येंद्र जैन ने ही दिया था।
ध्यान से देख लीजिए ईडी के इन दस्तावेजों को, जिसमें शेल कंपनी चलाने वाले राजेंद्र बंसल ने ईडी के सामने दिए बयान में यह खुलासा किया कि जैन ने खुद बंसल और सीए मेहता के साथ बैठक की थी और उस बैठक में शेल कंपनियों के जरिए पैसा कैसे आए इसका पूरा प्लान बनाया गया था। ये भी आरोप है कि इसी पैसे को बाद में कोलकाता भेजा गया। ईडी लगातार कह रही है कि इस मामले में जैन पूछताछ में सही तरीके से सहयोग नहीं कर रहे, इसीलिए कोर्ट से उन्होंने कुछ और दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी बढ़ा दी है। इस बीच जैन जमानत की कोशिशों में जुट गए हैं। से देखा जाए तो अब इस केस में किस तरीके से मतलब क्या सत्येंद्र जैन को आगे चलकर राहत मिल सकती है या फिर अभी और पेच नहीं, पेच फंसने वाली कोई बात नहीं है। इनके पास कोई केस नहीं है हमारे खिलाफ में। इनके पास जो भी केस था, जो भी मटेरियल था, वो सारा मटेरियल जो है वो फ्रिवलेस है। दर्शकों को बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। मामला बड़ा है, इसलिए ईडी लगातार जैन के सहयोगियों से पूछताछ और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारी सत्येंद्र जैन से खुद उनकी हैंडराइटिंग में सवालों के जवाब लिखवा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जैन अपने बयानों से मुकर न सकें। अब तक की जांच के दौरान यह भी पता चला है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की कंपनियां कोई काम नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कंपनियों में कोलकाता की शेल कंपनियों के जरिए पैसा आया। आने वाले 4 दिनों में सत्येंद्र जैन से अनेक लोगों का आमना सामना कराया जा सकता है। उधर लगातार ईडी की हिरासत में चल रहे जैन को लेकर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी केजरीवाल से सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, तो आम आदमी पार्टी उन्हें पाक साफ बता रही है कि वो दिल्ली के भ्रष्टाचारी मंत्री सत्येंद्र जैन को कब बर्खास्त करेंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अब भी सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल में बिना पोर्टफोलियो के रखे हैं। केंद्र सरकार के इशारे पे सत्येंद्र जैन साहब जैसे अत्यधिक धार्मिक आदमी के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। राजनीति चरम पर है और इस राजनीति के बीच सत्येंद्र जैन से ईडी की हिरासत में पूछताछ हो रही है और जैन अपने बयानों से पलटे नहीं, इसलिए अब ईडी के अधिकारी उनसे एक एक बयान लिखवा रहे हैं। और अब बात करते हैं कश्मीर में उड़ते आतंक की, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो सियासी तौर पर लगातार गर्मा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर दिन क्या हर घंटे नई साजिश रच रहा है, कभी जमीन पर, कभी पानी से और कभी आसमान से। और इनमें से ही आसमान वाली अपनी साजिश को पाकिस्तान वहां बैठे आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों से और रफ्तार दे दी है। इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान की इस आसमानी साजिश को कैसे भारत अब ठिकाने लगाने वाला है, ये बताएगी हमारी खास रिपोर्ट। पहले तो रात के अंधेरे में ही आसमान से आतंक वाली साजिशों को अंजाम दे रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब तड़के और दिन के उजाले में भी आसमान से आतंकी गतिविधियों को तेज करने में जुटा है पाकिस्तान, जिसका सबूत जम्मू में आरएसएस पुरा सब डिवीजन के अर्निया सेक्टर की ये ताजा तस्वीरें देती है। अर्निया सेक्टर में इसी जगह सुबह करीब 4:15 बजे आसमान में चमकती रोशनी बीएसएफ के जवानों ने देखी। बीएसएफ के जवानों को समझते देर नहीं लगी कि ये चमकती चीज कुछ और नहीं बल्कि साजिशों का ड्रोन है जो पाकिस्तान से आया है। अलर्ट आते ही बीएसएफ जवानों ने फौरन गोलियां उस उड़ते ड्रोन पर बरसाई, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में भाग गया। बीएसएफ के मुताबिक ड्रोन आसमान में तब करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर अर्निया सेक्टर के इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है, लेकिन कोई भी संदिग्ध या खतरे वाली चीज हाथ नहीं लगी है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे 2 दिन पहले जम्मू के अखनूर सेक्टर में मैग्नेटिक टिफिन बम वाली उस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया था, जिसे ड्रोन की मदद से ही अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हुई थी। अखनूर सेक्टर में जिस जगह पेलोड गिराकर पाकिस्तानी ड्रोन भाग गया, वो जम्मू के रिंग रोड के पास
सुनसान जगहों में से एक है। सेना के मुताबिक पेलोड में अलग अलग समय पर टाइमर सेट के साथ टिफिन बॉक्स के अंदर पैक किए गए 3 मैग्नेटिक आईईडी थे, जिन्हें फौरन निष्क्रिय कर दिया गया। और अब जम्मू के अर्निया सेक्टर में ड्रोन किसी बड़ी साजिश के मकसद से आया था, लेकिन बीएसएफ ने उसके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। कश्मीर की धरती पर बेगुनाहों की टारगेट किलिंग के बीच पाकिस्तान ने आसमान में अचानक आतंकी गतिविधि क्यों तेज की है, इसे जम्मू में मौजूद एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय बाचलू समझाते हैं। सीमा से घुसपैठ कराने में नाकाम पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट का नतीजा ये है कि अब पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आसमान के जरिए जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन भेज रहा है ताकि वो जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों और ओजीडब्ल्यूज तक विस्फोटक पहुंचा सके। पाकिस्तान लगातार यहां पर न केवल स्टिकी बम बल्कि मैग्नेटिक बम भी भेज रहा है ताकि जो अमरनाथ यात्रा है उसे निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर पर हुई बैठक के बाद लगातार पाकिस्तान आतंकी और कश्मीर में जो आतंकी हैं उन्हें लगातार कश्मीर में सेना मौत के घाट उतार रही है और लगातार कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। हालांकि पाकिस्तान को चलाने वाली वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां पनाह लिए आतंक के आकाओं की ओर से ऐसी आसमानी साजिश पहले भी लगातार होती रही है। कभी राजस्थान और पंजाब से लगी भारत की सीमा पर तो इसके साथ ही जम्मू से लगी सीमा पर भी। और ये तस्वीर करीब 10 दिन पहले की है, जब जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के तल्ली हरियाचक इलाके में सीमा पार से आए इस विशालकाय ड्रोन को सुरक्षा बलों ने सुबह सुबह मार गिराया था। कठुआ में गिराए गए इस ड्रोन के साथ भी एक पेलोड को अटैच किया गया था, जिसकी सावधानी से जब जांच पड़ताल की गई तो पेलोड से कई अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 7 स्टिकी बम बरामद हुए। तब कठुआ के एसएसपी रोमेश चंद्र कोतवाल ने ये जानकारी देशवासियों से साझा की थी। नेशनल बॉर्डर अगर आप एरियल यहाँ से देखें तो करीब करीब कोई 3 किलोमीटर के आसपास है। तो 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में हमने पहले भी ड्रोन एक्टिविटी नोटिस की है। यहाँ पे कठुआ सांबा के एरिया में जो बैटरीज लगी हुई हैं उसमें कुछ चाइनीज और कुछ लिखा हुआ है और भी कुछ मार्किंग्स है। आपने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश से जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट में स्टिकी और मैग्नेटिक बम जैसे शब्दों को सुना, लेकिन ये स्टिकी और मैग्नेटिक बम क्या होते हैं और देश के दुश्मन ड्रोन में इन्हें किस मकसद से लगाते हैं, वो आप संवाददाता अजय बाचलू से जानिए। दरअसल स्टिकी बम में विस्फोटक जो चिपके विस्फोटक होते हैं उनकी मात्रा काफी कम होती है और उनसे अगर वो विस्फोटक फट जाते हैं तो नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन मैग्नेटिक बम्स में जो विस्फोटक लगे होते हैं उनका वजन कई किलो में होता है। जैसे अगर अखनूर की बात करें तो वहाँ जो मैग्नेटिक बम्स मिले हैं उनका वजन 2 से 3 किलो है और अगर ये मैग्नेटिक बम फट जाते हैं तो कोई बड़ी नुकसान जो है आतंकी करा सकते हैं। ऐसे में अब सुरक्षा बल भी लगातार सतर्क है। इसी स्टिकी और मैग्नेटिक बम की जानकारी जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह ने भी अपनी 4 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। आतंक के खतरों वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सहयोग की अपील भी तय की थी। 7 स्टिकी बम जो ड्रोन के जरिए गिराए गए थे, तो ये थ्रेट रियल है। इस आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस थ्रेट के लिए आप सतर्क रहें। हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हो अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। गाड़ी पे सवार होते समय, गाड़ी से उतरते समय चारों तरफ मुआयना कर लें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अनजान चीज़ लगी हुई हो गाड़ी के साथ। तो इसके लिए पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकी संगठनों के मंसूबे हर हाल में भारत को घाव देने और माहौल खराब करने जैसे हैं, चाहे उसके लिए किसी भी तरीकों या साजिशों का सहारा लेना पड़े। और ये भी हमने बताया कि पाकिस्तान के ड्रोन हमले के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की LDAT यूनिट है। LDAT यानी लाहौर डिटैचमेंट नाम की यूनिट, जो ड्रोन डिलीवरी को अंजाम तक पहुंचाने में भूमिका निभाती है। साथ ही भारत के खिलाफ कश्मीरी आतंकियों और खालिस्तानी अलगाववादियों के नेटवर्क से भी कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन ना तो पाकिस्तान की कोई चाल कभी कामयाब होने वाली है और न ही उसके इशारों में काम करते आतंकियों की, क्योंकि हिंदुस्तान अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है।
कुछ तत्व हैं जो उस पार बैठे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और स्थिरता लाने की। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि जब दिया बुझने को होता है तो लौ उसकी तेज हो जाती है। तो ये अंतिम सांसें ले रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर वही दिन आवे। मैं समझता हूँ कि प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी क्षमता से अपनी तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि रणनीति हमारी कारगर हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।